दोस्तों नमस्कार। समुद्री युद्ध का बिगुल बज गया है। यह ऐसा बिगुल है जिसका मतलब सीज फायर कतई नहीं है। और अगर सीज फायर ही नहीं है तो फिर युद्ध का बिगुल और उसके बाद युद्ध की परिस्थितियां समुद्र में क्या होगी, फिलहाल कोई नहीं जानता है। वाशिंगटन में सुबह के 10 बजे, तेहरान में उस वक्त शाम के 5:30 बजे। उजाला अभी भी था और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जिनके नियंत्रण में होर्मुज रूट है, उन्होंने एक झटके में एक बयान जारी कर दिया। खुलकर कहा कि दरअसल यह सीज फायर अगर है तो फिर सीज फायर के दौर में होर्मुज रूट की दिशा में अमेरिकी जहाज, जंगी जहाज कैसे बढ़ सकते हैं, और अगर सीज फायर नहीं है तो फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड भी फ्री है, वो किसी पर भी हमला कर सकते हैं, वो अमेरिकी जंगी जहाज ही क्यों ना हो। यानी सीज फायर और युद्ध के बीच की परिस्थिति में क्या होर्मुज रूट इस दौर में एक बड़ी लक्ष्मण रेखा के तौर पर खड़ा है, जिसमें होर्मुज रूट तक अमेरिकी जंगी जहाज अगर पहुंचते हैं तो रेवोल्यूशनरी गार्ड उस पर हमला कर देंगे, और अगर नहीं पहुंचते हैं तो फिर नाकेबंदी का मतलब होगा क्या। और अगर पहुंचकर यह कहते हैं कि सीज फायर है, आप हमला मत कीजिए, तो फिर अगला सवाल होगा तब आप यहां पर आए क्यों। इन तमाम बयानों के बीच में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के भीतर कहते हैं, खबरदार, हमको किसी भी हालत में इस युद्ध में घसीटने की कोशिश मत कीजिए। यह युद्ध आपका है। अब हम इस दिशा में बढ़ेंगे जहां पर हम अपने तौर पर स्वतंत्र भी हों और अपने तौर पर स्वावलंबी भी हों एनर्जी को लेकर। और पार्लियामेंट के जरिए उन्होंने पूरे ब्रिटेन से यह ऐलान कर दिया कि अब जरूरी है एनर्जी के क्षेत्र में हम स्वावलंबी हो जाएं। यानी अमेरिका जो बार बार हमें घसीटने की कोशिश युद्ध में कर रहा है, हम बिल्कुल उसमें शरीक नहीं होंगे। और खुले तौर पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको तुरंत युद्ध रोकना होगा, जो आप हमले लगातार लेबनान पर कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच नेतान्याहू यह कहने से चूकते नहीं हैं, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। और युद्ध खत्म इसलिए नहीं हुआ है कि जो मांगे अमेरिका की थी, उसमें खास तौर से यूरेनियम एनरिचमेंट का जो सवाल था, उसको आपको सौंपना होगा। नेतान्याहू इस बात का जिक्र करते हैं तो रशिया यानी उस तरफ व्लादिमीर पुतिन यह कहते हैं, अगर शांति के लिए जरूरी है, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो हम उसे अपने यहां सुरक्षित रखने को तैयार हैं। यानी जिस यूरेनियम एनरिचमेंट की वजह से संकट है, वो हम अपने यहां रख लेंगे। लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसी बीच एक ट्वीट करते हैं और उसमें लिखते हैं कि ईरान की नौसेना समुद्र की तलहटी में डूबी पड़ी है, पूरी तरह नष्ट हो चुकी है 158 जहाज। और उसके बाद वो जिन बातों का जिक्र करते हैं उसमें खुले तौर पर कहते हैं, जिस तरीके से जो ड्रग ट्रैफिकर होते हैं उनको हम जो मार गिराते हैं और उनके पास जो जहाज होते हैं, उन्हीं जहाजों के आश्रय ईरान इस वक्त होर्मुज रूट पर हम पर हमला करना चाहता है। बिल्कुल नहीं, हम पूरे तरीके से नष्ट कर देंगे। और चेतावनी देते हुए वह लिखते हैं, यदि इनमें से कोई भी जहाज हमारी नाकाबंदी के करीब आता है तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। और उसी तरीके से जो हम समुद्र में नार्को पर सवार ड्रग के डीलरों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कहते हैं, गलती आप पहले भी कर चुके हैं, गलती आप फिर कर रहे हैं। और इस परिस्थिति में फ्रांस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया खुले तौर पर कहते हैं, बिल्कुल युद्ध के साथ हम नहीं खड़े होंगे। होर्मुज रूट को लेकर जो सवाल है, वो सवाल अमेरिका का सवाल हो सकता है, हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे। लेकिन हां नहीं के बीच में चीन और उनके रक्षा मंत्री इसी वक्त चेतावनी देते हैं, हमारे लिए यह रूट खुला हुआ है, पहले भी खुला हुआ था, आप ही ने युद्ध किया और उसके बाद यहां की स्थितियां आपने डगमगा दी। हमारे लिए पुरानी स्थिति है, हमारे संबंध पुराने हैं, हमारी आवाजाही पुरानी है। अब खबरदार, जो आपने उस दिशा में कदम भी बढ़ाया तो।
अब सवाल यह है, क्या वाकई आज की रात कोई जहाज होर्मुज रूट से नहीं गुजरेगा? आज की रात कोई जहाज होर्मुज रूट से अगर ईरान का तेल लेकर गुजरेगा तो क्या अमेरिकी नौसैनिक उस पर हमला कर देंगे? लेकिन फिर वही सवाल, अमेरिका की नौसेना कहां पर मौजूद है? अगर वह दायरे में है, यानी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के दायरे में है, तो वो निशाना बन जाएगी। निशाना बनेगी तो परिस्थितियां नाजुक होगी, और परिस्थितियां नाजुक होने का मतलब है सीज फायर खत्म। तो क्या आज किसी जहाज के गुजरने की परिस्थितियों के बीच यही सबसे बड़ा सवाल है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दो अलग अलग सोशल ट्रुथ पर जिन बातों का जिक्र किया, उसका मैसेज सिर्फ एक है, हम नाकाबंदी कर रहे हैं, 10 बज चुके हैं, अब हम बख्शेंगे नहीं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति सोशल मीडिया में लिख तो रहे हैं और युद्ध की दिशा में बढ़ते हुए कदम दिखा भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रेवोल्यूशनरी गार्ड गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा है। यानी उसकी पूरी तैयारी होर्मुज रूट को जिस तरीके से है, उसमें तुरंत ही वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट भी बड़ी मायने रखती है। उनका कहना है कि 160 मिलियन बैरल पहले से ही ईरान ने अलग अलग जहाजों पर रखकर समुद्र में खड़ा कर दिया है। यानी जिसे खरीदना है खरीद ले। यानी इस नाकेबंदी से पहले ही एक ऐसी तैयारी तेल को बेचने को लेकर, और दूसरी तरफ तेल की सुरक्षा के मद्देनजर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तैनाती। ये दोनों परिस्थिति बतलाती है कि मुश्किल इस दौर में उस आर्थिक नाकेबंदी के सामने खड़ी है, वो रोके तो कैसे रोके। यह वाकई महत्वपूर्ण है। 10 बजने का इंतजार ट्रंप कर रहे थे और रेवोल्यूशनरी गार्ड तेहरान में 5:30 बजने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसके तुरंत बाद उनके कमांडर जब सार्वजनिक तौर पर सामने आए और उन्होंने 3 बातों का जो जिक्र किया, उसने एक झटके में इस्लामाबाद की बातचीत से लेकर इजराइल के नेतान्याहू द्वारा दिए गए कथन और अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर उठते हुए दुनिया भर के देशों के जरिए जो सवाल थे, उन तमाम बातों का जवाब उन्होंने 2 लाइनों में यह कहकर दे दिया, यूरेनियम इनरिचमेंट तो सौंपने का जिक्र ही नहीं है। और इस्लामाबाद में ही इसको बहुत साफ कह दिया गया था। और जो होर्मुज रूट से गुजरने की बात है, तो वो हमारे संप्रभुता के दायरे में आता है और यूनाइटेड नेशन के जरिए उसके अपने लॉ में यह लिखा हुआ है। और दुनिया के वो तमाम देश जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करते हुए अमेरिका को कटघरे में यह कहकर खड़ा कर रहे हैं कि आपने तो पूरी अवहेलना कर दी, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रख दिया। इजराइल वो वार क्राइम कर रहा है और इसका खुला जिक्र स्पेन के फेड्रो चांसेस ने यह कहकर किया कि दरअसल अब अमेरिका के साथ रिश्ता नहीं, बल्कि हम तो अब तेहरान से संबंध बनाने जा रहे हैं, दूतावास खोलेंगे, व्यापार करेंगे, कच्चा तेल खरीदेंगे और एक मैसेज पूरे यूरोप को देना चाहेंगे कि अब आप अपने अपने रास्तों को चुन लीजिए, अमेरिका के साथ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। और पेड्रो सांचेज इस बात का जिक्र बीजिंग पहुंचकर कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने कहा हमारे साथ व्यापार नहीं, स्पेन से कहा, स्पेन ने कहा आपके साथ नहीं, चीन के साथ व्यापार और ईरान के साथ व्यापार। दरअसल ये एक ऐसा ट्रायंगल बन गया है जिसके दायरे में पहली बार जो अमेरिका कोसों दूर है या कहें सबसे दूर है ईरान से, उसके साथ कोई खड़ा नहीं है या उसकी हर पहल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विरोध हो रहा है। और दूसरी परिस्थिति है कि इन सब के बीच रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अब न सिर्फ सुरक्षा की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मद्देनजर भी खुलकर कह रहे हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर खुलकर कह रहे हैं और एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। जो बातचीत थी पॉलिटिकल तौर पर वो हो गई।
अब नया सवाल यह है, आपने भी वक्त का इंतजार किया, हमने भी वक्त का इंतजार किया, सिर्फ इतना बता दीजिए कि सीज फायर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर युद्ध शुरू, और अगर है तो आपकी मौजूदगी होनी ही नहीं चाहिए होर्मुज़ रूट के भीतर। जाहिर है इसके दो मतलब तो साफ हैं आज की रात के लिए, या तो युद्ध की दिशा में यह दुनिया बढ़ जाएगी, या फिर जो ट्रंप का प्लान है नाकेबंदी का वो पूरे तरीके से विफल हो जाएगा, या कहें वो फेल हो तो नहीं चुका है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि हर कोई जानता है इस दौर में होर्मुज़ रूट का असर जिन देशों में पड़ेगा उसमें नंबर 1 पर चाइना है। 37.7% जो आवाजाही होती है वो चाइना के लिए होती है। दूसरे नंबर पर भारत है 14.7%, तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया है 12%, चौथे नंबर पर जापान है 10.9%, और इसके बाद जो बाकी एशियाई कंट्रीज हैं उनके पास लगभग 13.9% यहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है। यूरोप के दायरे में सिर्फ 3.8% आता है, अमेरिका के दायरे में होर्मुज़ रूट से सिर्फ 2.5% आता है। यह मैसेज है कि यूरोप अब अपने रास्तों को तलाश रहा है। यह मैसेज है कि अमेरिका, चूंकि उसके पास एनर्जी है, तेल सबसे ज्यादा है, 20 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से उसकी अपनी रिफाइनिंग है। यह मैसेज है कि उससे हटकर अब जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोरिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, हर किसी को अपने तौर पर सोचना ही होगा। क्या असर पड़ेगा एक क्षण के लिए ग्राफिक्स में देख लीजिए। अमेरिका की यह नाकेबंदी अगर आपसी युद्ध की दिशा में नहीं बढ़ती, और आपसी युद्ध का मतलब बहुत साफ है, अगर चीन जाने वाले ईरान के तेल के टैंकर पर अमेरिका निशाना बनाता है और उसका जवाब अपने जंगी जहाज जो उसके खुद इंडियन ओशन में मौजूद हैं चीन के, अगर वो उसके जरिए अमेरिका के जंगी जहाजों को निशाने पर ले लेता है तो एक झटके में भयावह स्थिति तो पैदा होगी। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक एवरेज है कि 20% एनर्जी की आवाजाही होर्मुज़ रूट से होती है, और यह भी एक सामान्य सा परसेप्शन है कि सिर्फ और सिर्फ तेल के रेवेन्यू के आश्रय ईरान की इकोनॉमी चलती है। इसमें कोई दो मत नहीं कि अगर 2024 तक की परिस्थिति को देखिएगा तो लगभग 50% रेवेन्यू तेल से ही आ रहा था। लेकिन उसके ठीक समानांतर जो लंबा सैंक्शंस लगाया गया, धीरे धीरे ईरान उस दिशा में बढ़ता चला जा रहा था जहां वो अपने इकोनॉमी के नए रास्तों को तलाश करता, और इसीलिए दुनिया के 170 देशों के साथ उसकी अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डील होती है। अगर उसमें सबसे पहले नंबर पर कहें तो जो आयरन ब्रास होता है वह इराक जाता है, जो एल्युमिनियम होता है वो टर्की और चीन जाता है, जो आयरन ओर है वह भी चीन जाता है, जो गोट्स है वो ओमान और कतर जाता है, जो बटर मिल्क है वो अजरबैजान जाता है, जो कोयले का तार होता है वो अफगानिस्तान, यूएई और इराक जाता है, स्टीम टरबाइन के पार्ट्स इराक व सीरिया जाते हैं, ड्राइड पीस पाकिस्तान जाते हैं, स्किम्ड मिल्क पाउडर जो है वो पाकिस्तान, इराक और सीरिया जाता है, जिंक और चीन और टर्की जाता है, ऑरेंज इराक, अजरबैजान, आर्मेनिया जाता है। लेकिन सवाल है कि दूसरे देशों से भी यहां जिस तरीके से जो भी माल आता है उसमें पहले नंबर पर चीन ही है, दूसरे नंबर पर यूरोप है, तीसरे नंबर पर वेस्ट एशिया है यानी अगल बगल के पड़ोसी देश, चौथे नंबर पर एशिया की दूसरी कंट्रीज, और फिर पूरी वर्ल्ड के हिसाब से आप देख सकते हैं यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन उसके पुर्जे वो ईरान भेजता है। भारत से भी चावल बड़ी तादाद में ईरान जाता है, सोयाबीन बड़ी तादाद में ब्राजील से जाता है। यह मैसेज है कि दरअसल जो ट्रेड है वो अपने तौर पर चल रहा है। लेकिन यहां सवाल तो पहली बार एनर्जी का है, और जब एनर्जी का सवाल है तो उसमें सिर्फ आप कच्चा तेल मत देखिए, क्रूड ऑयल मत देखिए। अब जरा समझिए कि जो ग्लोबल एनर्जी का जो बॉटल नेक इस वक्त होर्मुज़ रूट है
उसको लेकर पूरी दुनिया के सामने परेशानी क्यों है और इकोनॉमी पर असर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी या उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर है, तो जरा उसकी स्थिति को समझिए। जो क्रूड ऑयल है, सिर्फ क्रूड ऑयल 38% प्रभावित कर रहा है दुनिया की इकोनॉमी को। जो एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, वो 29% प्रभावित कर रहा है पूरी दुनिया के प्रोडक्शन को लेकर। जो एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है, वो 19% असर कर रहा है पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे। जो रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, वो भी 19% प्रभावित कर रहे हैं दुनिया की इकोनॉमी को। फर्टिलाइजर और केमिकल्स, वह भी लगभग 13% प्रभावित कर रहा है। कंटेनर 2.8% है, ड्राई बल्क जो है वो 2.4% है। यानी अलग अलग प्रोडक्ट्स के जरिए अगर आप सिर्फ क्रूड ऑयल से हटकर बाकी चीजों को देखते हैं तो सब पे असर पड़ रहा है। इसीलिए दुनिया भर का दबाव अमेरिका की इस आर्थिक नाकेबंदी के खिलाफ है। क्या क्या चीजें हैं, एक क्षण देख तो लीजिए। अमेरिका युद्ध में कूदा, तब भी उसके लिए रास्ता नहीं निकला। युद्ध से पहले उसने सैंक्शंस लगाए हुए थे, तब भी रास्ता नहीं निकला। उसने सीज फायर करने के बाद बातचीत की मेज पर बैठकर चिंतन मनन करना शुरू किया, रास्ता तब भी नहीं निकला। और अब जब वो समुद्र में आर्थिक नाकेबंदी का जिक्र कर रहा है, तो चाहे वह ईरान की इकोनॉमी में एनर्जी से हटकर जो रेवेन्यू हो और दुनिया भर के देशों के साथ जो ईरान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर जो तालमेल हो, वो डगमगा जाएगा क्या? यह एक असंभव सी परिस्थिति है, क्योंकि इस बात का जिक्र अमेरिका खुद कर रहा है कि हम देखेंगे परखेंगे उस जहाज में ईरान का तेल है या नहीं है, यानी बाकी सारी चीजों को आप निकलने देंगे। पहला सवाल तो यह है। दूसरा सवाल है, अब जांचेंगे परखेंगे कैसे? जब वो होर्मुज रूट से टोल देने के बाद आगे बढ़ रहा होगा, तो वह किस देश में जा रहा है, उसका डेस्टिनेशन क्या है? और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जिसने सुरक्षा देकर अपने इलाके से बाहर किया है, उसमें एक तरफ ईरान के जंगी सेनाओं की मौजूदगी है, और अगर इंडियन ओशन से आप देखते हैं तो दूसरी तरफ चीन के जंगी जहाज भी मौजूद है। और इस बीच की प्रक्रिया में अमेरिकी जंगी जहाज कैसे आएंगे, किस रूप में आएंगे, और अगर वो कार्रवाई करते हैं तो उसके बदले कौन सी कार्रवाई होगी, शायद इसीलिए इस वक्त अमेरिका बिल्कुल अपनी ही आर्थिक नाकेबंदी को लेकर खुद ही उस कटघरे में खड़ा हो चला है। रास्ता निकलेगा कैसे? हमें लगता है रास्ता निकलने से पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज सोशल मीडिया में लिखा और उसके बाद पार्लियामेंट में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर जिन बातों का जिक्र कर दिया, उसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी। एक तो कह दिया खुले तौर पर कि हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन उससे हटकर अब हम एनर्जी पर आत्मनिर्भर होंगे, और जो हो रहा है, जो नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं, जो इजराइल कर रहा है, उसको इजाजत नहीं दी जा सकती है। एक लिहाज से वो वार क्राइम है, उसको तुरंत रोकना चाहिए, और उसके साथ अमेरिका खड़ा है। इन दो परिस्थिति में देखिए तो क्या आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान करके भी ट्रंप अपने ही कहे में फंस तो नहीं गए? To reopen the Strait of Hormuz, to de-escalate the situation, leading to a sustainable ceasefire. In pursuit of that goal, we call for Lebanon to be included urgently in the ceasefire. Diplomacy is the right path, and I welcome the talks taking place this week. Hezbollah must disarm, but I'm equally clear Israel's strikes are wrong. They are having devastating humanitarian consequences and pushing Lebanon into a crisis. The bombing should stop now. ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्टैमर ने जिस तीखे अंदाज में कहा हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, और इजराइल को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल 5 सवाल इस दौर में सबसे बड़े हैं, और संयोग से पांचों सवाल
या तो अमेरिका से जुड़े हैं या फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड की भूमिका को लेकर जुड़े हैं। पहला सवाल तो यही है कि आर्थिक नाकेबंदी तभी संभव है जब आप सीज फायर खत्म कर दें, और जैसे ही सीज फायर खत्म करते हैं वैसे ही रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हमला करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वह उनकी अपनी जमीन और उनके मिसाइल के दायरे में आ जाते हैं। इस परिस्थिति को लेकर अमेरिकी जंगी जहाज कहां पर टिकेंगे, यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, होर्मुज़ रूट से गुजरने वाले जहाजों को अगर सुरक्षा देकर रेवोल्यूशनरी गार्ड बाहर निकाल रहा है और बाहर निकालने के बाद अगर अमेरिकी जंगी जहाज उस पर हमला करते हैं, तो खुद ईरान यह कहने से नहीं चूक रहा है कि 90% तेल हमारा चीन जा रहा है। चीन यह कहने से नहीं चूक रहा है 90% तेल हमारा ईरान से आ रहा है। तो यह सीधे तौर पर ईरान माइनस होकर अमेरिका और चीन को आमने सामने की परिस्थिति खड़ी कर देती है। फिर क्या होगा? तीसरा सवाल, जिस यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर अभी तक रूस कूदा नहीं था, उसका आर्गुमेंट है अगर यही सारे युद्ध की जड़ है तो इसको हम अपने यहां सुरक्षित रख लेते हैं। यानी रूस एक संकेत दे रहा है चीन से हटकर कि अमेरिका इस यूरेनियम एनरिचमेंट को ना ले जाए, और दुनिया यह संकेत दे रही है कि इस यूरेनियम के जरिए परमाणु हथियार, तकरीबन 10 बड़े हथियार तो बनाए जा सकते हैं। और रेवोल्यूशनरी गार्ड ये कह रहे हैं, हमने तो कभी कहा ही नहीं कि यूरेनियम एनरिचमेंट हम अमेरिका को सौंपेंगे या उस पर चर्चा भी करेंगे। तीसरा मैसेज परमाणु हथियारों को लेकर और यूरेनियम एनरिचमेंट के मद्देनजर अमेरिकी पहल को लेकर खुले तौर पर दर्शाता है। यह टकराव रेवोल्यूशनरी गार्ड अगर कड़ा फैसला ले लेते हैं तो मुश्किल में अमेरिका के सामने आ जाएगी। चौथा सवाल, जो दुनिया के तमाम देश हैं, अगर वो खुलकर अब ये कहने लग गए हैं अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं, खुलकर कहने लग गए हैं कि ईरान और लेबनान जिस तरीके से निशाने पर हैं वो बिल्कुल गलत है, तो क्या ऐसे में एक नए रीअलाइनमेंट की स्थिति पहली बार इसलिए बन रही है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो विकसित देशों की कतार में आते हैं, जो G7 और G20 के हिस्सेदार हैं, उन्हें भी अब लगने लगा है कि अमेरिका के साथ खड़ा होना सही नहीं है? यह चौथा सवाल है। और पांचवा सवाल सीधे अमेरिका, ट्रंप और उनकी अपनी उस राजनीति से जुड़ा है जिसमें हर एक फैसले के बाद वो एक नया फैसला लेते हैं और उस नए फैसले से बदलने में वो देर लगाते नहीं हैं। सभ्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन सीज फायर हो गया। सीज फायर हो गया तो बातचीत की मेज पर आ गए। बातचीत की मेज पर आ गए तो उसके बाद अचानक एक झटके में नेतान्याहू की एंट्री हो गई, जो जेडी वेंस से बात कर रहे थे। अचानक गोल पोस्ट ही बदलने की स्थिति में अमेरिका इस बातचीत की मेज पर आकर खड़ा हो गया। आखिरी सवाल, ट्रंप द्वारा बार बार पाला बदलते हुए सिर्फ और सिर्फ युद्ध में वो झुके हुए नजर ना आए, इसको दिखलाने और बतलाने की परिस्थिति में क्या ये आखिरी स्टेज है उस युद्ध का जिसमें होर्मुज़ रूट कर लेकर उन्होंने निर्णय तो ले लिया, आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, और अगर कर पाए तो उसके बाद कौन सा देश सामने आकर खड़ा हो जाएगा? शायद ये सबसे बड़ा संकट आज की रात का तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।